उदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट यानी हिंदी अनिवार्य विषय। ये आज का जो मॉडल सेट है ये आईएससी और आईकॉम के लिए है, यानी इंटरमीडिएट साइंस और इंटरमीडिएट कॉमर्स के परीक्षार्थियों के लिए है। इंटरमीडिएट आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए मैं अगले वीडियो में मॉडल सेट प्रश्नोत्तर लेकर के मैं आऊँगा। आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट साइंस और इंटरमीडिएट कॉमर्स में भी 100 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। यानी जितने प्रश्नों का उत्तर आपको देने हैं उसमें से उसके दुगुना आपको प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आंसर देना रहता है सिर्फ 50 प्रश्नों का, और 50 प्रश्नों का ही मार्किंग किया जाएगा। अतः आप सभी परीक्षार्थी सावधानी पूर्वक 50 प्रश्नों के उत्तर देंगे। जो प्रश्न पहले याद होंगे उन्हें आप पहले बना लेंगे। जो प्रश्न याद नहीं हैं, जिनके उत्तर याद नहीं हैं, उनमें आप अपना समय जाया नहीं करेंगे। और किसी भी मामले में आप हिंदी विषय को कम नहीं आंकेंगे। अधिकांश ये देखा जाता है कि बिहार बोर्ड के जो भी परीक्षार्थी हैं वो हिंदी और इंग्लिश के प्रति रुझान कम रखते हैं, उनका झुकाव कम होता है, वो साइंस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स की तरफ, सभी विषयों की तरफ आपका अधिक लगाव होना चाहिए, बराबर झुकाव होना चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर जो है आएंगे। आप एक अच्छे नंबर से आप परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए जो हिंदी विषय का आईएससी और आईकॉम का जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो जारी मॉडल सेट है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट, जो पहला प्रश्न है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा भट्ट निबंध माला। सही उत्तर होगा भट्ट निबंध माला। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सुखमय जीवन किस लेखक की यात्रा है? सुखमय जीवन किस लेखक की यात्रा है? तो आपका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हुए तीसरे प्रश्न की ओर। लाहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? लाहना सिंह को गोली तो लगी थी, लेकिन अब सिर में लगी या हाथ में लगी या जांघ में लगी या पेट में लगी थी? तो लाहना सिंह को गोली जांघ में लगी थी, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न 4 की ओर। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब? ये तो सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए, लेकिन शिक्षा प्राप्ति के लिए वे अमेरिका कब गए ये पूछा जा रहा है। तो सही ऑप्शन है इसका डी, 1922 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां प्रश्न। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? आप सभी जानते हैं कि राजनीति में बहुत सारा करप्शन है और जयप्रकाश नारायण द्वारा छात्र आंदोलन जो चलाया गया था। तो जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? सही ऑप्शन ए, चुनाव का खर्चा। चुनाव का खर्चा एक बहुत बड़ा राजनीतिक पॉलिटिकल जो करप्शन है, जो कि आज भी है। लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित है? तो सही उत्तर है बी, 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करते हैं उसे क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें दिगंबर संप्रदाय के जो लोग हैं ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ये वस्त्र विहीन रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास
कितने भाग में लिखा गया है? शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है? तो 2 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो सही उत्तर होगा सी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? तो सही उत्तर है डी, यानी कि 20 पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? भगत सिंह के पिता और चाचा, भगत सिंह के दादा, भगत सिंह के मामा, भगत सिंह के। तो इसका सही उत्तर होगा ए, भगत सिंह के पिता और चाचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स थे। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 13 का सही ऑप्शन हो गया 1959 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में क्या है? धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में क्या है? तो धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में होता है भाड़े का मजदूर, यानी सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, यदि आप में भी पूछा जा सकता है कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया। जितने भी हमारे चंपारण के लोग होंगे, चंपारण पूरे देश में प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह चंपारण से ही शुरू हुआ था। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था। ऑप्शन सी सही है। अब गांधी जी चंपारण कब आए थे, कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने या सम्राट अशोक ने? तो सही ऑप्शन होगा सम्राट अशोक, यानी कि डी, आपका सही उत्तर है डी, सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? तो इसको कहते हैं करमचंद गुगलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी मॉडल सेट का, इसमें से कम 30-40 प्रश्न आपको निश्चित रूप से आ सकते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? सही उत्तर है बी, 13 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 20, 1959 ईस्वी 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? सही उत्तर है सी, सागर विश्वविद्यालय में। सी, सागर विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न 21, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है?
का सही उत्तर होगा डी, प्रगीत और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? सही उत्तर है 1996 ईस्वी में, यानी कि ए सही उत्तर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? रात्रि में, दोपहर में, सूरज की रोशनी में, घर में? सही उत्तर सूरज की रोशनी में, यानी ऑप्शन सी है सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 अनेक धारावाहिकों में टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? सही उत्तर है उदय प्रकाश, ऑप्शन डी। 25वां क्वेश्चन, तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? सही उत्तर ऑप्शन ए 13 साल का। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल, 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? भगत सिंह, JV कृष्णमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट, उदय प्रकाश? सही उत्तर है JV कृष्णमूर्ति, यानी कि बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आ ई उ क्या है? हर्ष स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, द्विगुण स्वर? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, इसका सही उत्तर होगा सी, यानी दीर्घ स्वर। ये आगे बढ़ते हुए फटाफट हम लोग जानते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? सही उत्तर है डी, यानी कि स्वर। क्वेश्चन नंबर 29 आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आविष्कार का संधि विच्छेद होगा आविह जोड़ कार, आविह जोड़ कार, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 अनुस्वार की ध्वनि प्रकट के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो बिंदु लगाते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 31 नंबर क्वेश्चन में ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ठ ठ यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग बोल करके देख लेंगे, ये नहीं कि कोई जरूरी है कि ठ का उच्चारण ही पूछेगा, आपसे किसी भी अक्षर का उच्चारण स्थान पूछ सकता है, तो उसका उच्चारण करके आप देख लें ठ का उच्चारण स्थान क्या है। यानी तो तालु, जब हम ठ बोलते हैं तो तालु से बोलते हैं, उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो प्रश्न 31 का सही उत्तर ऑप्शन बी तालु। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 32 निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? यहाँ देखिए अभी ये लिखा है जगन्नाथ, छत्र छाया, श्रीमान, संवाद। ये जगन्नाथ भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है, श्रीमान भी गलत है, इसमें लास्ट में हल चिन्ह हलंत नहीं दिया हुआ है, इसलिए भी जो है सो गलत है। संवाद सही है, यानी ऑप्शन डी सही है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो संवाद सही होगा। 33 नंबर सवाल, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो योजक चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कावेरी नदी कौन संज्ञा है? तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ भी यदि नाम आ गया जिसे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, तो यहाँ हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, चाहे वो कावेरी नदी हो चाहे गंगा नदी हो, जहाँ नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 निर्माण शब्द कौन सा लिंग है? निर्माण शब्द कौन सा लिंग है? तो ये पुल्लिंग है। 36 नंबर क्वेश्चन भीख शब्द क्या है? भीख शब्द क्या है? तो भीख शब्द है आपको तद्भव, तत्सम देशज विदेशज, ये तद्भव होगा, भीख शब्द तद्भव शब्द है। ये आगे बढ़ते हुए 37 नंबर सवाल नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा नाली, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। 38
में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो ये होगा अधिकरण। अधिकरण में पे पर। 39, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कर्म कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर। प्रश्न 40, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ हो जाएगा अपादान, यानी चूंकि यहाँ अलगाव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 41, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो गया संबंधवाचक है। यहाँ संबंध का बोध हो रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। 44 नंबर क्वेश्चन, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है किस काल का उदाहरण है? देखिए, तो यदि ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश में चले जाइए। ये प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग पढ़े हैं कि ता है, ती है, ते है, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया समझी जाती है। तो ये हो जाएगा वर्तमान काल, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। 46, 46, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो सही उत्तर है आपका 5। अव्यय के 5 भेद होते हैं। 47, रचना बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार है? रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार है? 47, तो सही उत्तर है 3। इसका सी आपको सही उत्तर होगा। 48, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार के। 49, निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ भी होगा सी, यानी कि निर। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन, अब 50वें क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए। भिड़ंत शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होता है? जो अंत में लगता है। तो भीड़ जो अंत, भिड़ंत, तो यहाँ ऑप्शन डी सही उत्तर है। 51, 51, आनंद शब्द का विशेषण क्या है? तो आनंद शब्द का विशेषण हो गया आनंदित। 52 देखते हैं, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं? तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। 53, धर्माधर्म कौन समास है? धर्माधर्म कौन समास है? तो धर्माधर्म समास है आपको द्वंद्व समास है। 54, ध्यान में मग्न साधक यह किस उपबंध का उदाहरण है? ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 55, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। अगला सवाल 56, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ये बढ़ते हैं 57, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? इस बात के कहने में कोई संकोच न होगा, ये भी गलत है। उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई,
ये भी गलत है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, ये भी गलत है। सही ये है सी, यानी कि ऑप्शन सी सही है कि साहित्य और निबंध का अभिन्न संबंध है, ये शुद्ध वाक्य होगा। 58 कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर का शब्द का पर्यायवाची होगा धनाद, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? आत्मा शब्द का विलोम आप जानते हैं परमात्मा होगा। आगे बढ़ते हैं, 60वें प्रश्न पर हम लोग आ गए। जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या है? जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे, तो जिसके पानी में चक्र है तो ये आंसर हो जाएगा चक्र पाणी। जिसके पानी में चक्र है उसे हम क्या कहेंगे? चक्र पाणी कहेंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 61 जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बुरी तरह पराजित होना, ये तो नहीं होगा। न इधर का न उधर का, ये भी नहीं होगा। बुरी राय देना, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा साहसिक कार्य होना, सी। देखिए अब है 62 नंबर सवाल पर हम लोग आ गए। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग अयोग वाह कहते हैं। चलिए 63 नंबर सवाल है। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग कौन व्यंजन है? तो ये सभी स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 नंबर सवाल, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत्जुड़ चारण, सही, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान क्या है? म आप बोल के देखिए, म बोलते हैं तो ओष्ठ दोनों ओष्ठ सट जाता है, प फ ब भ म, तो ये बी हमारा सही उत्तर होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दधीची, पुण्य, अध्ययन, पृष्ठ। तो ये दधीची भी गलत है, पुण्य भी गलत है, पृष्ठ भी गलत है, अध्ययन सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 66 प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? यहाँ भी नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 68 लज्जा कौन लिंग है? लज्जा शब्द कौन लिंग है? 68, तो ये हो जाएगा आपको स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं 69 जीभ शब्द क्या है? जीभ सबके पास जैसे जीभ है, तो जीभ शब्द क्या है? तो ये तद्भव शब्द है जीभ। चलिए आगे 70 नंबर क्वेश्चन है। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है? उसने लड़कों को आ गया, तो को आ गया तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? ये हो जाएगा संप्रदान को के लिए, तो यहाँ ये सही उत्तर होगा आपका ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71 नंबर सवाल, उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? उपनिवेश शब्द का विशेषण हो जाएगा औपनिवेशिक, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई? 30 फ्रैंक, 40 फ्रैंक, 20 फ्रैंक, 25 फ्रैंक। तो सही उत्तर है 20 फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 कलर की मौत शीर्षक पाठ में कलर का नाम क्या है? तो इसका हो गया सही उत्तर होगा डी इवान दमित्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम था? तो इसका नाम था फ्रैंकवा। नेक्स्ट क्वेश्चन मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे सूफी संत मोहिदी। अगला क्वेश्चन है 76 मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? तो प्रेम की, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 78
कन्या, कन्या का अर्थ क्या होता है? अब कन्या जो गांव में आती है, कन्या शादी होकर के, वो कन्या नहीं, ये कन्या का अर्थ होता है यहाँ गोद, माँ का गोद। चलिए 79, सूरदास रचित मुख्यतः, सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? तो सूरदास वात्सल्य भाव के कवि थे, तो वात्सल्य भाव के ही उनके जो से पद है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 80, पीत नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन, पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर के किस पद में, सूर के किस पद में वर्णित है? तो सही उत्तर होगा इसका सी, द्वितीय पद में। 81, तुलसी का मुंह बोला नाम क्या है? तुलसी का मुंह बोला नाम क्या था? तो तुलसीदास किसके बारे में लिखे थे? राम जी के बारे में लिखे थे। तो बहुत बढ़िया मेल खा रहा है, तो हो जाएगा राम बोला, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए 82, तुलसी के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो तुलसी के दीक्षा गुरु थे नरहरिदास, याद रखेंगे आप लोग। 83, रामलला नौछू किस कवि की रचना है? तुलसीदास की, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 84, नाभादास रचित भक्त काल के 316 छप्पयों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित है? तो सही उत्तर होगा ए, यानी कि 200। 85, 6 पंक्तियों में गेय पद को क्या कहते हैं? 6 पंक्तियों में गेय पद को क्या कहते हैं? तो अनुष्टुप, छप्पे, रोला, उलाला, उलाला नहीं, ये होगा छप्पे, 6 और छप्पे, 6 छप्पे, ये मिल खा रहा है 6 छप्पे। तो 6 पंक्तियों में गेय पद को हम लोग छप्पे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर 1613 ईस्वी में हुआ था। आप सभी ध्यान से जो उसे देखेंगे, और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और जब भी वीडियो आप जो उसे देखें तो वीडियो पे आप लोग लाइक कमेंट अवश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, क्योंकि आप सभी परीक्षार्थियों के पास अब समय का बहुत कम है। 1 फरवरी से आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है, जो कि 11 फरवरी तक चलेगी। अब आपको पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए एक बार पूरी वीडियो का आप अवश्य जो उसे देखें। आपके पास जो भी और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे एक बार देख लें, पूरा एकदम जो रट जाए। अब पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है, और तनाव मुक्त होकर के, तनाव रहित होकर के परीक्षा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उत्तर है? तो 105 अलंकार, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन 88, करवाल का अर्थ क्या होता है? तीर, धनुष, तलवार, भाला। इसका सही उत्तर होगा सी, करवाल का अर्थ होता है तलवार। 89, जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट, जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल क्या है? होगा 1928 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन डी। 90, कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए श्रद्धा। 91, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवियत्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो महादेवी वर्मा ने। 92, फिर भी कोई कुछ न कर सका, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन गया खिलौना मेरा, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता की है? तो पुत्र वियोग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, नया खून नामक पत्र का संपादन, नया खून नामक पत्र का संपादन
नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया? नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया? नागपुर से। सही उत्तर ऑप्शन सी, नागपुर से। 94 निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी? निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, गजानंद माधव मुक्तिबोध। सबसे लंबा नाम इन्हीं का है। निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं लिखी? सही आंसर भी इसका यही होगा, गजानंद माधव मुक्तिबोध। इन्होंने हमेशा लंबी कविताएं ही लिखी। आगे बढ़ते हैं 95 पर हम लोग आ गए। 95वें क्वेश्चन पर आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? रघुवीर सहाय जी की रचना है ये। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 96 अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? तो नंगे बूचे नरकंकाल, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर। 97 विनोद कुमार शुक्ल की रचना, विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन विधा है? 97 तो सही उत्तर होगा इसका, सॉरी बी, कविता संग्रह। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कविता संग्रह 97 का बी। 98 निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? भूषण को, रामधारी सिंह दिनकर को, विनोद कुमार शुक्ल को, महादेवी वर्मा को। सही उत्तर है सी, नहीं, विनोद कुमार शुक्ल को। अब 99 क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं और मात्र एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? 99 ये होगा काव्य नाटक। ऑप्शन डी सही उत्तर है। लास्ट प्रश्न इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह है? आप लोगों के भी गांव में टिकुली पूरा जो सब लोग साटते हैं गांव देहात में, तो इस कविता के अनुसार जो सही उत्तर होगा ये होगा सहजन के पेड़ से, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों का ये ISC और ICOM के लिए जो हिंदी विषय का 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग अभी जो से पूरा किए। आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। आपके पास समय अब बहुत ही कम है, पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है। मॉडल सेट का एक बार प्रश्नोत्तर आप लोग अवश्य देखेंगे और इस तरह का प्रश्नोत्तर और अन्य भी विषयों का मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए। यदि मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब उसे अवश्य करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और जब भी वीडियो देखें तो लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।